अगर हम एक लंबी सांस अंदर लें और फिर उसे बाहर छोड़ दें, बस इस एक छोटे से सेकंड में हमारी बॉडी के अंदर लाखों केमिकल रिएक्शंस हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल, ऑक्सीजन ब्लड में मिल चुकी है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आई है और सेल्स अपना काम कर रहे हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि हमें इसका एहसास तक नहीं होता। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे पास जो नोट्स हैं, उनका मिशन यही समझना है। अक्सर केमिस्ट्री शब्द सुनते ही दिमाग में एक बोरिंग सी लैब, टेस्ट ट्यूब्स और वाइट कोट पहने लोग आते हैं। राइट, वो एक टिपिकल इमेज बन चुकी है। लेकिन आज की इस चर्चा में हम इस सोच को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। केमिस्ट्री किसी बंद कमरे का सब्जेक्ट नहीं है। ये एक तरह से इस पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा बैकएंड सॉफ्टवेयर है। वैसे ये बहुत ही खूबसूरत तरीका है इसको देखने का। अगर हमें इस सॉफ्टवेयर को समझना है तो एकदम बेसिक से शुरुआत करनी होगी, बिल्कुल एक क्लास 6 के केमिस्ट्री लेसन की तरह। सबसे पहले साइंस यानी विज्ञान आखिर है क्या? हाँ, बेसिक डेफिनेशन क्या है इसकी? बेसिकली साइंस का मतलब है हमारे आसपास की जो नेचुरल चीजें हैं, चाहे वो जमीन हो, हवा हो या हमारी अपनी बॉडी, उनका और उनके बिहेवियर का स्टडी करना। और इस पूरे साइंस का एक सबसे जरूरी पिलर है केमिस्ट्री। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो ये उन सब्सटेंसेस यानी पदार्थों का स्टडी है जिनसे ये यूनिवर्स बना है। कोई चीज किस चीज से बनी है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, और सबसे मजेदार हिस्सा, जब दो अलग अलग सब्सटेंसेस आपस में टकराते हैं या मिलते हैं तो उनके अंदर क्या नए चेंजेस आते हैं, यही केमिस्ट्री है। अच्छा, एक सेकंड रुकिए। अगर मैं इसको ऐसे सोचूं, मान लीजिए कि ये पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी किचन है। इंटरेस्टिंग। तो क्या केमिस्ट्री उस किचन की एक रेसिपी बुक है? यानी ये बुक बताती है कि इस यूनिवर्स में कौन सी डिश कैसे बनेगी, कितना कार्बन डालेगा, कितना ऑक्सीजन मिलेगा, कितनी हीट देनी पड़ेगी, और फाइनल डिश, चाहे वो एक पहाड़ हो, एक पेड़ हो या एक इंसान, वो कैसे निकल कर आएगी। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है ये। और इस रेसिपी बुक की खासियत यह है कि इसकी आंच कभी बंद नहीं होती। इस किचन में हर नैनो सेकंड पर रिएक्शंस हो रहे हैं। सही बात है। जब हम खाना खाते हैं, जब हम सो रहे होते हैं, यहाँ तक कि जब लोहे पर जंग लगता है या दूध से दही बनता है, ये सब केमिस्ट्री के ही फिक्स्ड रेसिपीज हैं। हमारी बॉडी खुद एक चलती फिरती केमिकल फैक्ट्री है जहाँ हर वक्त एनर्जी बन रही है और स्टोर हो रही है। लेकिन ये जो रेसिपी बुक है, ये अचानक से एक दिन में तो लिखी नहीं गई होगी, राइट? इसे डिस्कवर करने का सफर कहाँ से शुरू हुआ? क्योंकि पुराने जमाने में तो ये टेस्ट ट्यूब्स और माइक्रोस्कोप्स होते नहीं थे। सही कहा। और इसका इतिहास बहुत ही ड्रामेटिक और रोचक है। केमिस्ट्री की शुरुआत असल में किसी साइंटिफिक लैब में नहीं, बल्कि एक आर्ट फॉर्म के रूप में हुई थी, जिसे एल्केमी कहा जाता था। ओह, एल्केमी। हाँ, और इस शब्द की रूट इजिप्ट से आती है। वहां एक शब्द था केमिया, जिसका मतलब था ब्लैक पाउडर या ओर की प्रोसेसिंग। बाद में अरब अहले इल्म ने इसके आगे अल लगा दिया और यह बन गया एल्केमी। और जो लोग इसे प्रैक्टिस करते थे वो एल्केमिस्ट्स कहलाते थे। ये लोग एंशिएंट वर्ल्ड के केमिस्ट्स थे। अच्छा, लेकिन उनका मकसद क्या था? मतलब क्या वो लोग भी आज के साइंटिस्ट की तरह कोई नई दवाई या कोई नया मटेरियल ढूंढ रहे थे? नहीं नहीं, उनका मकसद काफी मैजिकल था। एंशिएंट टाइम्स में एल्केमिस्ट्स असल में पारस पत्थर यानी फिलोसोफर्स स्टोन की तलाश में दिन रात एक कर रहे थे। पारस पत्थर, जिससे छूने से सोना बन जाता है? बिल्कुल वही। उनका मानना था कि ये एक ऐसा जादुई पत्थर या केमिकल है जो किसी भी आम और सस्ती मेटल जैसे आयरन या लेड, उसको छूते ही सोने में यानी प्योर गोल्ड में बदल देगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें लगता था कि इस पत्थर का लिक्विड फॉर्म पीने से इंसान हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, उसे कभी मौत ही नहीं आएगी। वेट, रियली? अमर होने का जूस और सोना बनाना? क्या वाकई उन्हें लगता था कि लैब में ऐसी कोई जादुई चीज बन सकती है? और क्या वो इस पूरे पागलपन में सक्सेसफुल हुए? अरे नहीं, वो ना तो सोना बना पाए और ना ही अमर हो पाए। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। उस पारस पत्थर को ढूंढने के चक्कर में उन्होंने हजारों एक्सपेरिमेंट्स कर डाले। चीजों को उबाला, जलाया, मिक्स किया। राइट। उन्हें गोल्ड तो नहीं मिला, लेकिन उन एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट्स की वजह से मॉडर्न केमिस्ट्री की नींव रख दी गई। उन्हीं की कोशिशों से हमें नई तरह की स्याही यानी इंक्स, पेंट्स, कॉस्मेटिक्स और दो मेटल्स को मिलाकर आगे चलकर नई एलॉयज बनाने के तरीके मिले। उन्होंने डिस्टिलेशन और फिल्ट्रेशन जैसे मेथड्स तभी डिस्कवर कर लिए थे। ओह वाओ, गलती से कितनी सारी नई चीजें बन गई। हाँ, इसीलिए
अर्ली केमिस्ट्री का पिता यानी फादर ऑफ अर्ली केमिस्ट्री एक एंशिएंट स्कॉलर जाबिर इब्न हय्यान को कहा जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले इन एक्सपेरिमेंट्स को एक सिस्टमैटिक ढंग से रिकॉर्ड करना शुरू किया। और मॉडर्न केमिस्ट्री का क्रेडिट 17वीं सेंचुरी के महान साइंटिस्ट रॉबर्ट बॉयल को जाता है। ये पूरी स्टोरी सुनकर मुझे ख्याल आ रहा है, ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि कोई गलती से किसी गलत ट्रेन में बैठ गया हो। मंजिल कुछ और थी, लेकिन वो ट्रेन उसे एक ऐसी शानदार और नई जगह ले आई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। निकले थे जादू ढूंढने और हमें साइंस दे गए। देवाती से ठीक बात बोली आपने। उनका रास्ता गलत था, पर तरीका धीरे धीरे साइंटिफिक हो गया। और जब हम एंशिएंट साइंस के अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री के इतिहास में हमारे अपने देश का एक अजीबा और बेहद शानदार एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है। हाँ, इंडिया का क्या रोल रहा इसमें? दिल्ली में कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में एक लौह स्तंभ है जिसे आयरन पिलर ऑफ दिल्ली कहते हैं। ये लगभग 400 BC में बना था। इसकी ऊंचाई 8 मीटर है और वजन 6000 किलो से भी ज्यादा है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत और मिस्ट्री ये है कि करीब 1600 साल खुले आसमान, बारिश और धूप में रहने के बाद भी आज तक इस पर जंग यानी रस्ट नहीं लगा है। 1600 साल और बिना जंग के? लेकिन आम लोहे पर तो बरसात के एक सीजन में ही जंग लग जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो एंशिएंट इंडियन मेटलर्जी का मैजिक है। मॉडर्न साइंटिस्ट ने जब इसकी स्टडी की तो उन्होंने पाया कि उस जमाने के मेटलर्जिस्ट ने इस लोहे में फास्फोरस की एक खास मात्रा मिलाई थी। जब ये लोहा हवा और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो जंग लगने की बजाय इसके ऊपर मिसोवाइट नाम की एक माइक्रोस्कोपिक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। अच्छा, एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह। बिल्कुल, ये लेयर इस पिलर को रस्ट होने से बचा लेती है। ये सबूत है कि बिना आधुनिक लैब्स के भी एंशिएंट इंडिया में केमिस्ट्री कितनी एडवांस्ड और प्रैक्टिकल थी। वाओ, उन्होंने उस वक्त एक ऐसी केमिकल शील्ड बना दी जो आज तक काम कर रही है। तो चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। जादू से शुरू होकर और एंशिएंट टेक्नोलॉजी से होते हुए हम मॉडर्न लैब्स तक कैसे पहुंचे? वो कौन से मेन हीरोज हैं जिन्होंने केमिस्ट्री को आज का रूप दिया? केमिस्ट्री की हिस्ट्री में कई सुपर पावर्स और सुपर हीरोज रहे हैं। अगर कुछ सबसे बड़े नामों की बात करें तो सबसे पहले एंटोइन लवोजियर का जिक्र करना होगा। इन्हें मॉडर्न केमिस्ट्री का फाउंडर माना जाता है। राइट। हम सब देखते हैं कि आग जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। पहले लोग सोचते थे कि आग एक अलग ही एलिमेंट है। लवोजियर ने सबसे पहले ये प्रूफ किया कि बर्निंग असल में एक केमिकल रिएक्शन है जो ऑक्सीजन की वजह से होता है। उन्होंने ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ये नाम दिए थे। फिर आते हैं जॉन डाल्टन। डाल्टन का नाम तो बेसिक साइंस की क्लासेस में बहुत सुना है। उन्होंने बताया था कि हर चीज एटम से बनी है, राइट? हाँ, एकदम सही। इन्होंने मैटर की एटॉमिक थ्योरी दी। डाल्टन ने समझाया कि दुनिया की हर लिविंग या नॉन लिविंग चीज बहुत ही छोटे छोटे अदृश्य कणों से बनी है, जिन्हें एटम्स कहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि यूनिवर्स एक बहुत बड़ा लेगो का सेट है और एटम्स उसके अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। लेगो ब्लॉक्स, ये बच्चों को समझाने के लिए कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। उसके बाद एक ऐसे साइंटिस्ट आए जिनका कंट्रीब्यूशन माइंड ब्लोइंग था, डिमिट्री मेंडेलेव। इन्होंने एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल बनाई, यानी सारे एलिमेंट्स को उनके वेट और प्रॉपर्टीज के हिसाब से एक टेबल में सेट किया। राइट, वो बड़ी सी चार्ट जो हर लैब में होती है। वही। लेकिन इनकी सबसे बड़ी जीनियस बात यह थी कि इन्होंने अपनी टेबल में कुछ खाली जगह छोड़ दी थी। उन्होंने कहा कि यहाँ ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो अब तक डिस्कवर ही नहीं हुए हैं, और सालों बाद जब वो एलिमेंट्स मिले तो उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल वैसी थीं जैसा मेंडलीव ने पहले से प्रेडिक्ट किया था। ये सच में जीनियस है। उन्होंने मिसिंग पजल पीसेस आने से पहले ही देख लिए थे। सही में। और इसके बाद एक ऐसी शख्सियत आती हैं जिन पर पूरी ह्यूमैनिटी को गर्व है, मैरी क्यूरी। ये ना सिर्फ पहली महिला थी जिन्हें नोबेल प्राइज मिला, बल्कि ये पहली इंसान थी जिन्हें 2 अलग-अलग फील्ड्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, दोनों में नोबेल मिला। उन्होंने ही रेडियो एक्टिविटी शब्द इन्वेंट किया और बताया कि कुछ एटम्स अपने अंदर से कंटिन्यूअस एनर्जी और पार्टिकल्स निकालते रहते हैं। और इंडियन साइंटिस्ट का भी तो बहुत बड़ा योगदान रहा है इस मॉडर्न ईरा में। बिल्कुल। हम प्रफुल्ला चंद्र रे का नाम नहीं भूल सकते। इन्हें फादर ऑफ केमिकल साइंस इन इंडिया कहा जाता है। इन्होंने नॉलेज को सिर्फ थ्योरी तक नहीं रखा, बल्कि इंडिया की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी, जिसका नाम बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स था, वो शुरू की, ताकि केमिस्ट्री से आम लोगों की बीमारियां ठीक की जा सके। प्रफुल्ला चंद्र रे के स्टेप ने तो ग्राउंड रियलिटी ही बदल दी। लेकिन इन सभी नामों और उनकी डिस्कवरीज में
मुझे एक खूबसूरत लिंक नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि कोई भी डिस्कवरी अपने आप में आइसोलेट नहीं थी, हर कोई एक दूसरे से जुड़ा था। ये ऑब्जर्वेशन बहुत डीप है। देखिए, साइंस अकेले में नहीं होती। इसकी सबसे बड़ी पावर यही है कि नॉलेज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास होती है। डाल्टन ने एटम्स के बारे में बताया, उस नॉलेज के ऊपर मेंडलीव ने अपनी टेबल बनाई और उसके आगे बाकी साइंटिस्ट ने नए एलिमेंट्स रखे। साइंस में हर नया इंसान पुराने लोगों के इकट्ठा किए हुए ज्ञान की सीढ़ियों पर चढ़कर ही एक नई ऊंचाई तक पहुंचता है। ये तो हुई थ्योरी, हिस्ट्री और महान साइंटिस्ट की बात। लेकिन अब इस गहरे विश्लेषण को हम सीधे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ले आते हैं। मेरी अपनी लाइफ में, मेरे किचन में या बाथरूम में ये सब केमिस्ट्री कैसे काम कर रही है। स्टार्ट करते हैं खाने से। जो खाना हमारी थाली में है वो केमिकल कैसे है? अगर हम अपने खाने को केमिस्ट्री की आंखों से देखें तो उसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और विटामिन्स, ये सब क्या हैं? ये असल में केमिकल कंपाउंड्स ही तो हैं। अच्छा। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें तुरंत एनर्जी देते हैं, जैसे रोटी या चावल में स्टार्च और शुगर होता है, वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स से बने एक खास स्ट्रक्चर हैं। प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी के मसल्स को बिल्ड करते हैं, वो अमीनो एसिड्स नाम के केमिकल चेन से बने होते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी को डिजीज से बचाते हैं। बेसिकली हम हर दिन स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड्स को कंज्यूम कर रहे होते हैं जिंदा रहने के लिए। लेकिन खाने के साथ एक नेचुरल प्रॉब्लम ये है कि वो सड़ने लगता है, खराब हो जाता है। वहाँ केमिस्ट्री हमारी कैसे हेल्प करती है? वहीं पर फूड प्रिजर्वेशन की केमिस्ट्री आती है। पुराने वक्त में लोग ड्राइंग यानी धूप में सुखाना, सॉल्टिंग यानी नमक लगाना या फर्मेंटेशन का सहारा लेते थे। लेकिन मॉडर्न केमिस्ट्री ने हमें नए मेथड्स दिए, जैसे कैनिंग, खाना स्टेरिलाइज करके एयरटाइट डिब्बों में बंद करना, और सबसे कॉमन फ्रीजिंग। फ्रीजिंग पर मुझे एक सवाल पूछना है। जब हम खाने को फ्रीजर में रखते हैं तो क्या हम एक तरह से उस खाने के लिए टाइम को पॉज कर देते हैं ताकि उसके अंदर के बैक्टीरिया बढ़ ना सकें? इसका एक्चुअल केमिकल मैकेनिज्म क्या है? ये टाइम को पॉज करने वाली बात बहुत हद तक सच है। जब टेम्परेचर माइनस में जाता है तो खाने के अंदर जो मॉइस्चर या पानी होता है वो बर्फ यानी आइस क्रिस्टल्स बन जाता है। अब बैक्टीरिया को जिंदा रहने और मल्टीप्लाई करने के लिए लिक्विड वाटर चाहिए होता है। राइट। जब पानी सॉलिड आइस बन गया तो उन बैक्टीरिया का केमिकल मेटाबॉलिज्म लगभग रुक जाता है। वो मरते नहीं है, बस उनकी एक्टिविटी फ्रीज हो जाती है, जिससे खाना लंबा चलता है। इसके अलावा एक और मेथड है जिसका आविष्कार लुई पैस्चर ने किया था, पैस्चराइजेशन। जो पैकेट वाले दूध पर लिखा होता है? हाँ, वही। दूध को खराब करने वाले बैक्टीरिया को मारने के लिए दूध को एक पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर पर उबाला जाता है और फिर अचानक से एकदम चिल कर दिया जाता है। इस टेम्परेचर के अचानक शॉक से बैक्टीरिया की सेल वॉल्स टूट जाती हैं और वो मर जाते हैं। यही वजह है कि पैकेट वाला दूध जल्दी खराब नहीं होता। शॉक ट्रीटमेंट फॉर बैक्टीरिया, ब्रिलियंट। और हमारे स्किन केयर रूटीन्स में सुबह उठने से लेके सोने तक जो लोशंस हम लगाते हैं उनमें भी यही सब है? वो सब केमिस्ट्री का ही एक कमर्शियल रूप है जिसे हम कॉस्मेटिक्स कहते हैं। एक सिंपल बॉडी लोशन का एग्जाम्पल लेते हैं। उस लोशन को थिक या गाढ़ा बनाने के लिए थिकनर्स यूज होते हैं, जैसे स्टीयरिक एसिड। स्किन पर लगाने के बाद स्किन का पानी हवा में उड़े ना, यानी मॉइस्चर बचा रहे, इसके लिए बीस वैक्स या ग्लिसरॉल जैसे केमिकल मॉइस्चराइजर्स मिलाए जाते हैं। रुकिए, मुझे सनस्क्रीन पर हमेशा से एक डाउट रहा है। एक सिंपल सफेद क्रीम को चेहरे पर लगा लेने से सूरज की डेंजरस यूवी रेडिएशन कैसे रुक सकती है? साउंड्स ऑलमोस्ट लाइक मैजिक। इसके पीछे का साइंस क्या है? ये कोई मैजिक नहीं है, प्योर फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है। सनस्क्रीन में ज्यादातर एक खास केमिकल कंपाउंड होता है जिसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड कहते हैं। जब उस क्रीम को स्किन पर लगाया जाता है तो ये स्किन के ऊपर एक फिजिकल प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है। इस लेयर में मौजूद टाइटेनियम डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स छोटे छोटे माइक्रोस्कोप्स और मिरर्स की तरह काम करते हैं। अच्छा। जैसे ही सूरज की हार्मफुल यूवी रेज स्किन पर आती हैं, ये केमिकल उन रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस मोड़ देता है और उन्हें स्किन के अंदर एंटर ही नहीं होने देता। यानी हम अपने चेहरे पर लाखों माइक्रोस्कोपिक मिरर्स लगा लेते हैं। अमेजिंग। तो फूड प्रिजर्वेशन और सनस्क्रीन ने बॉडी को बचा लिया, लेकिन हमारे आसपास का क्या?
जैसे हमारी एग्रीकल्चर, जहाँ से हमारा खाना आता है, या जो कपड़े हम पहनते हैं? देखिए, एग्रीकल्चर आज के टाइम में सिंथेटिक केमिस्ट्री के बिना सर्वाइव भी नहीं कर सकती। एक खेत से ज्यादा फसल निकालने के लिए मिट्टी को एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जो हमें फर्टिलाइजर्स यानी खाद से मिलते हैं, जैसे यूरिया या कैल्शियम नाइट्रेट। ये केमिकल कंपाउंड्स मिट्टी में आकर नाइट्रोजन और बाकी जरूरी एलिमेंट्स को रिलीज करते हैं, जिससे पौधे जल्दी और बड़े होते हैं। और कीड़ों का क्या? उनसे फसल कैसे बचती है? उन पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए हमें पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स चाहिए, जैसे मैलाथियन या कॉपर सल्फेट। ये केमिकल्स स्पेसिफिकली सिर्फ कीड़ों के नर्वस सिस्टम को टारगेट करते हैं। और कपड़ों की केमिस्ट्री? पहले के जमाने में तो हम देखते हैं कि लोग कॉटन या वूल पहनते थे। पहले लोग नेचुरल फाइबर्स पर डिपेंडेंट थे, जैसे पेड़ों से आने वाला कॉटन या जानवरों से आने वाला वुल और सिल्क। लेकिन जब केमिकल फैक्ट्रीज डेवलप हुई तो हमने सिंथेटिक फाइबर्स बना लिए, यानी ऐसी प्लास्टिक लाइक चेन्स जिन्हें धागों में बदला जा सके, जैसे नायलॉन, जिसका इस्तेमाल आज कपड़ों से लेकर रस्सी और मजबूत पैराशूट्स बनाने तक में होता है। फिर टेरिलीन और रियोन आए, और आजकल तो सेमी सिंथेटिक कपड़े बहुत आम हैं, जैसे टेरिकॉट। टेरिकॉट में कॉटन मिक्स होता है ना? हाँ, इसमें नेचुरल कॉटन को केमिकल टेरिलीन के साथ मिक्स किया जाता है ताकि कपड़ा आसानी से फटे नहीं और उस पर रिंकल्स ना आए। फसल ठीक है, कपड़े ठीक है, पर सबसे बड़ी क्रांति तो तब आती है जब इंसान बीमार पड़ता है। दवाइयाँ यानी मेडिसिन्स तो पूरी तरह केमिकल्स ही हैं, राइट? बिल्कुल। मेडिसिन्स केमिस्ट्री का सबसे लाइफ सेविंग एप्लीकेशन है। दवाइयों को उनके काम के हिसाब से बांटा जाता है। सबसे जरूरी हैं एंटीबायोटिक्स, जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की खोजी हुई पेनिसिलिन। जब कोई डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आता है तो एंटीबायोटिक्स उस बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनने से रोक देते हैं, जिससे बैक्टीरिया फटकर मर जाता है और इंसान ठीक हो जाता है। उसके बाद आते हैं एनाल्जेसिक्स, जो दर्द कम करते हैं, जैसे एस्पिरिन, और एंटीपायरेटिक्स, जो बुखार कम करते हैं। इसमें सबसे कॉमन नाम जो हर घर में मिलता है वो है पैरासिटामोल। लेकिन एक ही गोली सर दर्द भी ठीक कर देती है और बुखार भी कम कर देती है। पता नहीं इस छोटी सी गोली को दिमाग में जाकर पता कैसे चलता है कि प्रॉब्लम आखिर है कहाँ? ये बहुत ही कॉमन और अच्छा सवाल है। असल में पैरासिटामोल को पता नहीं होता कि कहाँ जाना है। जब कोई दवाई खाता है तो वो ब्लड के जरिए पूरी बॉडी में फैल जाती है। लेकिन इस दवाई का केमिकल स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है कि वो सिर्फ दिमाग के उन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ ही लॉक एंड की तरफ फिट होती है, जो पेन और बुखार को सिग्नल करते हैं। लॉक एंड की मतलब ताले और चाबी की तरह? हाँ, हमारी बॉडी में दर्द होने पर प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम का केमिकल बनता है। पैरासिटामोल बस उस केमिकल को बनने से रोक देती है। बुखार कम, दर्द खत्म। इसके अलावा बाहरी चोटों के लिए एंटीसेप्टिक्स होते हैं, जैसे टिंक्चर ऑफ आयोडीन, जो घाव पर लगते ही बैक्टीरिया मारते हैं। और पेट में एसिडिटी होने पर एंटासिड्स होते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो बेस होके एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। वेट, मुझे दवाइयाँ अब समझ आईं। ये कंप्यूटर के एंटीवायरस की तरह हैं। हमने कोड डाला, वो पूरे सिस्टम में घूमा, लेकिन एक्टिवेट वहीं पर हुआ जहां उसे वायरस का लॉक मिला। ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक है। हर दवाई एक केमिकल कोड ही तो है जो बीमारी के कोड को काटती है। अच्छा, बॉडी, बीमारी और खाना सब सेट हो गया, लेकिन जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं उस कंस्ट्रक्शन में केमिस्ट्री कैसे आती है? इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन तो केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल लेबोरेटरी हैं। बिल्डिंग बनाते वक्त सबसे बड़ा नाम आता है सीमेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी का। पीओपी का मैकेनिज्म बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक नेचुरल मिनरल होता है जिप्सम। जब जिप्सम को ठीक 120 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है तो उसके अंदर से पानी के मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं और वो पीओपी पाउडर बन जाता है। राइट, जो ड्राई पाउडर होता है। लेकिन जब हम उस पाउडर में वापस पानी मिलाते हैं तो एक जबरदस्त केमिकल रिएक्शन होता है। क्रिस्टल्स का एक नया लैटिस बनता है और वो कुछ ही मिनट में पत्थर जैसा हार्ड हो जाता है। इसका इस्तेमाल वॉल्स को स्मूथ करने से लेकर टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में होता है। इसके बाद आता है ग्लास यानी कांच। फ्लास्क कैसे बनता है? वो तो एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन मैंने सुना है कि वो रेत से बनता है। रेत तो ट्रांसपेरेंट नहीं होती। यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है। ग्लास असल में सिलिकेट से बना एक सुपर कूल लिक्विड है और रेत में सिलिकेट्स होते हैं। जब रेत को हजारों डिग्री पर पिघलाया जाता है तो उसके एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर बदल जाता है और ठंडा होने पर वो लाइट को अपने आर पार जाने देता है, यानी ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ओह वाओ! भी केमिकल कोटिंग की वजह से धूप में डार्क हो जाता है। कमाल है। और इन बिल्डिंग्स और कपड़ों की साफ सफाई? साबुन यानी सोप्स मैल और डर्ट को निकालते कैसे हैं?
साबुन की सफाई के पीछे एक बेहद खूबसूरत केमिकल मैकेनिज्म है। जब साबुन को पानी में घोला जाता है तो साबुन के केमिकल मॉलिक्यूल्स गोल गुच्छों में बदल जाते हैं, जिन्हें माइसील्स कहते हैं। साबुन के हर एक मॉलिक्यूल का लंबा सा आकार होता है, जिसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा यानी हेड हाइड्रोफिलिक होता है, यानी पानी को अट्रैक्ट करता है, और उसकी टेल या पूंछ हाइड्रोफोबिक होती है, यानी पानी से डरती है या दूर भागती है। रुकिए, इसको मैं अपने तरीके से प्रोसेस करती हूँ। तो क्या ये एक चुंबक यानी मैग्नेट की तरह है? मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, तो साबुन में मॉलिक्यूल का एक पोल पानी से जाकर चिपक जाता है और दूसरा पोल जो पानी से डरता है वो भागकर हमारे कपड़े में लगे हुए तेल या डर्ट से जाकर चिपक जाता है। एकदम परफेक्ट इमेज बनाई आपने। यही होता है, वो पानी से डरने वाली सारी टेल्स जाकर उस मेल को घेर लेती हैं और उसे कपड़े से छुड़ाकर पकड़ लेती हैं। फिर जब हम पानी से कपड़े को धोते हैं या खंगालते हैं तो वो पानी को पसंद करने वाला हिस्सा अपने साथ उस पूरे डर्ट के गुब्बारे को खींचकर पानी में बहा ले जाता है और कपड़ा साफ। और आजकल जो डिटर्जेंट्स आते हैं उनकी केमिकल बॉन्ड आम साबुन से ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसलिए वो हार्ड वाटर में भी अच्छा काम करते हैं। ओह माय गॉड, केमिकल मैग्नेट्स वॉशिंग माय क्लोथ्स, ये तो सच में साइंस फ्रिक्शन जैसा लगता है। इसके अलावा प्लास्टिक भी तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की देन है ना? प्लास्टिक तो पूरी मॉडर्न दुनिया का आधार है। प्लास्टिक्स आमतौर पर लंबी कार्बन चेन्स यानी पॉलीमर्स होते हैं। इन्हें दो मेन हिस्सों में बांटा गया है। पहला है थर्मोप्लास्टिक। इनके अंदर की केमिकल चेन्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं, इसलिए इन्हें हीट करके बार बार पिघलाया जा सकता है और नए शेप में ढाला जा सकता है, जैसे पॉलीथीन या पीवीसी, जिससे रस्सी, खिलौने और बैग्स बनते हैं। और दूसरा टाइप? दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसमें हीट करने पर चेन्स के बीच स्ट्रॉन्ग क्रॉसलिंक्स बन जाते हैं। एक बार जो शेप बन गया, फिर वो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं टूटता, उसे दोबारा पिघलाया नहीं जा सकता। जैसे बैकलाइट, जिससे हमारे बर्तनों के हैंडल्स या इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनते हैं। अगर स्विच बोर्ड गर्म हो तो उसे पिघलना नहीं चाहिए, वहां थर्मोसेटिंग प्लास्टिक काम आता है। तो इस पूरे गहरे विश्लेषण को अगर हम जल्दी से समेटें तो एक क्विक रिवीजन करते हैं। आज हमने देखा कि केमिस्ट्री की जर्नी कहाँ से शुरू हुई, एल्केमी के उस पारस पत्थर से होते हुए एंशिएंट इंडिया के बिना जंग लगने वाले लौ स्तंभ तक। फिर लवॉइजियर, डाल्टन और मेंडेलीव जैसे महान साइंटिस्ट्स ने बताया कि मैटर कैसे काम करता है और उसे क्लासिफाई कैसे करें। बिल्कुल। वहां से केमिस्ट्री हमारी थाली में आई, फूड प्रिजर्वेशन बनकर बैक्टीरिया को शॉक देने और फ्रीज करने लग गई। हमारी स्किन पर आई, टाइटेनियम डाइऑक्साइड का मिरर बनकर यूवी को ब्लॉक किया। बीमार पड़े तो पैरासिटामोल बनकर दिमाग के पेन सिग्नल्स को ब्लॉक किया। और कपड़े गंदे हुए तो साबुन के माइसेल्स मैग्नेट बनकर डर्ट को निकाल ले गए। और हमारे आसपास का पूरा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट से लेकर प्लास्टिक्स तक, केमिस्ट्री ने ही तो डिजाइन किया है। ये बहुत ही बढ़िया समरी है, और इस पूरे डिस्कशन का अल्टीमेट टेकअवे यही निकलता है कि केमिस्ट्री सिर्फ एक सिलेबस का सब्जेक्ट नहीं है। ये वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिसमें ये पूरी नेचर और यूनिवर्स आपस में बात कर रहे हैं। हर पत्ता, हर तारा, हर इंसान एक अजीब और मैजिकल केमिकल फॉर्मूला है। इन रिएक्शंस को समझकर ही हमने अपनी लाइफ को लंबा, आसान और सेफ बनाया है। आज की इस पूरी चर्चा के बाद मेरे दिमाग में एक ख्याल जोर मार रहा है। अगर हमारे आसपास की हर लिविंग और नॉन लिविंग चीज़, यहाँ तक कि हमारी फीलिंग्स और दर्द भी केमिकल रिएक्शंस का ही नतीजा है, तो क्या आगे चलकर भविष्य में केमिस्ट्री इतनी एडवांस हो जाएगी कि हम लैब्स के अंदर बिल्कुल नए तरह के जीवन को या नए सिंथेटिक इमोशंस को भी डिजाइन कर पाएंगे? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। ये केमिस्ट्री का एक ऐसा डीप सवाल है जो ह्यूमन रेस को और साइंस को हमेशा आगे एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। उम्मीद है इस विश्लेषण से केमिस्ट्री को देखने का नजरिया और थोड़ा ज्यादा ब्राइट और क्लियर हुआ होगा। इस यूनिवर्स के इन छोटे छोटे अजीब केमिकल ब्लॉक्स को ऑब्जर्व करते रहिए। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।